एवरीवन, दिस साइड रसबी वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मिलता है मोटिवेशन, लर्निंग और एक नई सोच. लेट्स ग्रो टुगेदर एंड लेट्स बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एन इंटरेस्टिंग एंड important topic, that is carbon cycle. And this topic is not only essential for your semester exams but also plays a crucial role in competitive exams like CSIR NET Life Sciences. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार्बन साइकिल की. सोचो जरा, जो हवा हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, सबका कनेक्शन एक छोटे से एटम से है, दैट इज़ कार्बन. एंड ये कार्बन कॉन्टीन्यूसली नेचर के अंदर ट्रैवल करता रहता है, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, एनिमल्स और रॉक्स के थ्रू. जैसे नेचर का अपना रिसाइकिल सिस्टम. ठीक है, तो आज के लेसन के बाद तुम्हें समझ आएगा कि कार्बन कैसे मूव करता है, लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं कार्बन की जर्नी. एयर से प्लांट, प्लांट से एनिमल्स और वापस एयर तक क्या कैसे रहता है, इस पूरी साइकिल को हम इस वीडियो में समझेंगे. तो सबसे पहले कार्बन साइकिल होता क्या है. देखिए, कार्बन साइकिल एक प्रोसेस है जिसमें कार्बन एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर के बीच क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली एक्सचेंज होता है. ठीक है, एंड कार्बन हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट है बताइए. कार्बन हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कार्बन एक की एलिमेंट है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, लिपिड्स हो या न्यूक्लिक एसिड्स हो. ये साइकिल क्लाइमेट को रेगुलेट करती है और एटमॉस्फेयर में CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को क्या करती है, कंट्रोल में रखती है. कार्बन साइकिल जो है वो क्लाइमेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करती है और एटमॉस्फेयर में CO2 को कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल में रखती है कार्बन साइकिल. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. आगे देखते हैं. साइकिल को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. तो जैसा आप पहले यहाँ से देख पा रहे होंगे कि सनलाइट, ये इस सब यहाँ से आपको दिख रहा होगा सनलाइट. ठीक है, सनलाइट से तो सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं. देखिए, प्लांट सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये बात हमको पहले से पता थी, बचपन से पढ़ाया जा रहा है. एंड इस प्रोसेस में वो एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, ऑफकोर्स क्या लेते हैं, कार्बन लेते हैं ना ऑफकोर्स. तो इस प्रोसेस में वो एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे, कार्बन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं. अब वो खाना क्या बनाते हैं, ऑफकोर्स ग्लूकोज बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस की तो प्रोसेस पढ़ी होगी ना. तो यानी प्लांट्स कार्बन को एयर से लेकर अपने अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, फिर ये यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन की बात कर लेते हैं. तो प्लांट में स्टोर कार्बन को एनिमल्स खाकर लेते हैं. प्लांट में स्टोर्ड कार्बन को एनिमल्स खाकर क्या कर लेते, ले लेते हैं. इस तरह कार्बन प्लांट से कहाँ तक पहुँच गई, एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो गई. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. ठीक है, अब जैसे यहाँ से ऑर्गेनिक. ठीक है, अब हम रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं. देखिए, प्लांट, एनिमल्स और इवन उनके रूट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. तो रेस्पिरेशन के टाइम CO2 वापस कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है. ठीक है, एंड डेड ऑर्गेनिज्म एंड डीके की बात करें तो जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सॉइल में मिल जाती है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज करते हैं और कार्बन सॉइल में या एटमॉस्फेयर में क्या कर देते हैं, रिलीज होता है. ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए. ठीक है, एंड अगर हम फॉसिल एंड फ्यूल्स की बात करें, ये जो नीचे दिख रहा है फॉसिल एंड फ्यूल्स की बात करें, तो कुछ डेड प्लांट्स और एनिमल्स का कार्बन सॉइल के अंदर प्रेशर की वजह से मिलियन ऑफ ईयर्स में फॉसिल फ्यूल्स में बदल जाता है. कुछ डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स का जो कार्बन होता है वो सॉइल के अंदर प्रेशर की वजह से मिलियन ऑफ ईयर्स में फॉसिल फ्यूल्स. अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस में बदल जाता है. आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा. अब हम देखेंगे ये वाला ऑटो एंड फैक्ट्री वाला, ये वेयर इज ये. ठीक है, ऑटो एंड फैक्ट्री. तो जब हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल जलाते हैं तो उनसे बहुत सारी CO2 एटमॉस्फेयर में चली जाती है और ये भी कार्बन साइकिल का एक बड़ा हिस्सा है और ग्लोबल वार्मिंग में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है. तो आई होप आपको कार्बन साइकिल समझ में आ चुकी होगी. इसको हम और ज़्यादा डिटेल में अब जैसे हम लोग इस वाले डायग्राम में देख लें कि हमको एटमॉस्फेयर से CO2 मिली. ठीक है, अब जो एटमॉस्फेयर से CO2 मिली तो देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से वो बनी प्लांट्स में. ठीक है, अब प्लांट्स को खाया एनिमल्स ने, तो वो CO2 कहाँ गई, एनिमल्स के पास. अब एनिमल्स ने किया
रेस्पिरेशन, तो वो रेस्पिरेशन से जो CO2 निकली वो फिर से कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में। बस सिंपल सी यही कार्बन साइकिल है और इसको हमको थ्योरी के फॉर्म में लिखकर आना है और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, जो कि मैं आपको मैं इतनी श्योर हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट कार्बन साइकिल का 100% चमक जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम बात करेंगे मेजर कार्बन रिजर्वियर की, ठीक है। तो कार्बन साइकिल में कार्बन अलग अलग जगह स्टोर होता है एंड इन्हीं को क्या कहा जाता है, रिजर्वियर कहा जाता है, कि जहाँ पे कार्बन जो है वो स्टोर होता है। तो हमारे पास कुछ कार्बन रिजर्वियर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला हमारे पास है दैट इज एटमॉस्फेयर। तो कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करती है मेनली CO2 एंड मीथेन की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर क्या हो गया, कार्बन रिजर्वियर हो गया, वहाँ पे कार्बन जो है एग्जिस्ट करती है मेनली या तो CO2 की फॉर्म में या फिर मीथेन की फॉर्म में, ठीक है। अब हम टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर है एंड इसमें जो CO2 है वो स्टोर होती है प्लांट्स, एनिमल्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। एंड अगर हम बात करें ओशंस की, तो ओशंस में कार्बन डिजॉल्व होता है बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में, ठीक है। अगर हम लिथोस्फेयर की बात करें तो लिथोस्फेयर में जो अर्थ की क्रस्ट में कार्बन लाइमस्टोन, ठीक है। अब कार्बन लाइमस्टोन क्या होते हैं, कार्बोनेट रॉक्स होते हैं, उनको कार्बन लाइमस्टोन कहा जाता है। एंड अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें जैसे कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस में स्टोर होता है। क्या मैंने क्या बोला, आपको समझ में आया क्या नहीं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए अर्थ की क्रस्ट में कार्बन जो है ये कार्बन लाइमस्टोन एंड फॉसिल फ्यूल्स में स्टोर होता है। अब कार्बन लाइमस्टोन होता क्या है, दैट इज कार्बोनेट रॉक्स, ये कार्बोनेट रॉक्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। आपको इसकी आगे पिक्चर भी देखने को मिलेगी, ये क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कार्बन होता है वो मिलियन ऑफ ईयर्स तक लोकेटेड रहता है जब तक आप माइनिंग या वोल्केनिक इरप्शन से रिलीज ना करें। अब ये माइनिंग और वोल्केनिक इरप्शंस क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं आगे। देखिए माइनिंग एंड वॉल्केनिक इरप्शंस क्या होते हैं। देखिए माइनिंग का मतलब होता है जमीन के अंदर से मिनरल्स, मेटल्स या फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात करें जैसे कोल, आयरन, गोल्ड, ऑयल, इनको निकालना, इसको माइनिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कोयले को निकालना है तो कोल माइनिंग, गोल्ड माइनिंग, इस टाइप से, ठीक है। तो इस प्रोसेस में कार्बन रिच मटेरियल्स जैसे कोल, ऑयल बाहर आते हैं और जब उनको जलाया जाता है तो एटमॉस्फेयर में CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब हम बात करेंगे वॉल्केनिक इरप्शंस की। तो वॉल्केनिक इरप्शंस का मतलब होता है जब वॉल्केनो फटता है और उसमें से लावा, गैस, ऐश और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ये भी एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा कार्बन ऐड करता है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि माइनिंग एंड वॉल्केनिक इरप्शंस क्या होता है। विल टॉक अबाउट सेडिमेंट्स एंड ये जो है लास्ट रिजर्वियर है कार्बन का, ठीक है। तो जो सेडिमेंट्स होते हैं ये होते क्या हैं, तो सेडिमेंट्स कार्बन का रिजर्वियर इसलिए होते हैं क्योंकि ये कार्बन को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। एंड अगर हम इसकी प्रोसेस को देखें कि ये सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती किस तरीके से, तो इस बारे में देखिए प्लांट्स और एनिमल्स के मरने के बाद उनका ऑर्गेनिक मैटर पानी के नीचे क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, ठीक है। एंड ये मैटर सेडिमेंट्स जैसे मड हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, ये मतलब एक लेयर्स के नीचे दब जाता है, ठीक है। तो टाइम के साथ ये कार्बन लॉक हो जाता है और बनता है फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस, ठीक है। एंड कार्बोनेट रॉक्स बनते हैं जैसे लाइमस्टोन हो गया, जो शेल्स और स्केलेटन से बनते हैं, ठीक है। ठीक है, कार्बोनेट रॉक्स ना जो शेल और स्केलेटन से बनते हैं, ठीक है। एंड ये कार्बन मिलियन ऑफ ईयर्स तक सेडिमेंट्स में स्टोर रहता है, इसलिए सेडिमेंट्स लॉन्ग टर्म कार्बन रिजर्वियर कहलाते हैं। अगर आपसे वाइवा में पूछ लिया जाए कि कौन ऐसा कार्बन रिजर्वियर का नाम बताओ जिसे लॉन्ग टर्म कार्बन रिजर्वियर कहा जाता है, तो ऑफ कोर्स यू विल से दैट इज सेडिमेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा इसकी पूरी, मैंने इसको बिल्कुल ट्रांसलेट कर दिया है कि इसका क्या एक्चुअल में मतलब क्या है। जो हमारे पास है दैट इज स्टेप्स इन द कार्बन साइकिल। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टेप्स इन द कार्बन साइकिल, जो कि मतलब मेन चीज़ है कार्बन साइकिल में पढ़ने के लिए। तो हम देखेंगे इसमें टोटल कितने स्टेप्स हैं, इसमें टोटल हमें दिख रहे हैं 7 स्टेप्स हैं। तो इनको हम जैसे पहला हो गया कार्बन अपटेक, दूसरा हो गया कार्बन थ्रू फूड चेन्स, तीसरा हो गया रेस्पिरेशन, फोर्थ हो गया ओसनिक कार्बोनिक एक्सचेंज, फिफ्थ हो गया फॉसिल फ्यूल्स फॉर्मेशन एंड 6 हो गया कार्बन रिलीज जो कि कम्बशन एंड डिकम्पोजिशन में के थ्रू होती है एंड 7th हो गया सेडिमेंटेशन एंड रॉक फॉर्मेशन। अभी हमने पीछे देखा कि सेडिमेंटेशन होता क्या है एंड आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। ओके नेक्स्ट, तो पहला जो हमारे पास स्टेप है दैट इज कार्बन अपटेक, ठीक है। कार्बन अपटेक, तो
कार्बन अपटेक मतलब और कार्बन अपटेक मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा। जैसे ऑर्गेनिज्म क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो ग्रीन प्लांट्स हो गया, एल्गी हो गई, साइनोबैक्टीरिया हो गए, ठीक है, ठीक है। एंड अगर हम प्रोसेस की बात करें तो CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर, सनलाइट, ग्लूको, तो इससे बनता क्या है, तो CO2 इन्होंने ले ली एटमॉस्फेयर से, ठीक है, एंड ग्लूकोज बना क्या, ग्लूकोज बना एंड ऑक्सीजन बना, ठीक है। तो प्लांट CO2 को सनलाइट और वाटर के साथ यूज़ करके अपना खाने में कन्वर्ट कर देते हैं एंड ठीक है, एंड दैट इज ग्लूकोज। यहाँ पे हमें रिएक्शन दिख रही है, यहाँ पे ये रिएक्शन दिख रही है जो कि बैलेंस रिएक्शन है, 6CO2 6H2O, जो जिससे हमें मिला C6H12O6, जिससे हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला एंड ऑक्सीजन मिली, ठीक है। लेट मी रेज दिस। अब यहाँ लिखा है कार्बन जो है फिक्स होती है इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बिकमिंग अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स। अब ये भाई बहुत तगड़ी इंग्लिश इन्होंने यूज़ कर लिया, इसका क्या मतलब है मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। देखिए, कार्बन इज फिक्स्ड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है, देखिए जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल देते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। अब बिकमिंग अवेलेबल फॉर हेटेरोट्रॉप्स का क्या मतलब है, देखिए हेटेरोट्रॉप्स जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, ठीक है, खुद अपना फूड तो नहीं बना सकते, तो वो प्लांट्स को खाकर या इनडायरेक्टली दूसरे एनिमल्स को खाकर वो ऑर्गेनिक कार्बन लेते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। तो प्लांट CO2 को सनलाइट और वाटर के साथ यूज़ करके अपना खाना जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं एंड इससे कार्बन ऑर्गेनिक फॉर्म में फिक्स हो जाता है एंड फिर ये फिक्स्ड कार्बन एनिमल्स जैसे हेटेरोट्रॉप्स को मिलता है और जब वो प्लांट से दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्लांट्स हवा से कार्बन लेते हैं, सनलाइट की हेल्प से उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन गिफ्ट में दे देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज प्लांट्स का फूड होता है और जब एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं वो कार्बन उन तक ट्रांसफर होता है। तो ऐसे एनिमल्स मतलब ऐसे प्लांट से एनिमल्स, अब आपने देखा कि कैसे प्लांट से, देखिए प्लांट ने CO2 कहाँ से ली, प्लांट को CO2 कहाँ से मिली ये बताइए। तो प्लांट को CO2 मिली एटमॉस्फेयर से। अब प्लांट के पास CO2 आ गई, ठीक है, CO2 मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ गई जैसे ग्लूकोज। भाई प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की, ग्लूकोज बनाया, उसने स्टोर कर लिया। अब प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल खाएगा। कौन एनिमल, हेटेरोट्रॉप्स खाएंगे ना, हेटेरोट्रॉप्स खाएंगे ना। तो ये जो CO2 ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो किसके पास चले गए, वो एनिमल्स के पास चले गए। बस सिंपल, आगे देखते हैं। अब चलिए, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि आप इतनी देर से पढ़ भी रहे थे कि ऐसे वीडियो चला के छोड़ दी। भाई अब कॉन्सेप्ट चेक तो करना पड़ेगा ना कि आपने जितना अभी पढ़ा वो आपको समझ में भी आया कि नहीं आया, या अभी पीछे मैंने इतना चीख चीख के पढ़ाया वो आपको समझ में आया भी कि नहीं आया। तो मैं चेक करूँगी आपका कॉन्सेप्ट। तो अच्छा चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कार्बन फिक्सेशन मेनली अकर्स इन विच प्रोसेस, यानी कि कार्बन फिक्सेशन कौन सी प्रोसेस में होता है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, कंबशन। अब इसका आंसर आप मुझे कहाँ बताएंगे, ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन फिक्सेशन, इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है कार्बन फिक्सेशन के लिए। तो इसका आंसर आप कहाँ मुझे बताएंगे, ऑफ कोर्स खत तो भेजेंगे नहीं, ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यस, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ाया उससे सामने वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भी कि नहीं, किसी को बेनिफिट मिला भी कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई खुल जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पे नहीं है लेकिन आ जाएगा। दैट इज व्हाई इज कार्बन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट फॉर हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि जो कार्बन फिक्सेशन की प्रोसेस है वो हेटेरोट्रॉप्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे लगे कि भाई जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सामने वाले को बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन ट्रांसफर थ्रू फूड चेन, यानी कि कार्बन ट्रांसफर थ्रू फूड चेन, कि फूड चेन के थ्रू कार्बन कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो पहले हम देखेंगे हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, प्लांट्स। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो डियर है, ओ माय गॉड, ये जो डियर है वो क्या खा रही है, वो खा रही है प्लांट्स को, ठीक है।
तो डियर ने खाया, अब डियर यहाँ पे हर्बीवोर है, उसने खाया प्लांट्स, कार्बन इन प्लांट बायोमास ट्रांसफर हो गई किसमें, एनिमल टिश्यू में, यानी कि जो प्लांट बायोमास की कार्बन थी वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, वो यहाँ से चली गई इसमें। अब ये देखिए कार्निवोर खा रहा है डियर को, कार्निवोर खा रहा है डियर, तो जो ये जो इस डियर के पास कार्बन थी वो कहाँ चली गई, कार्निवोर्स में चली गई। अगर हम बात करें डिकम्पोजर्स, अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड मैटर्स को, वो क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड मैटर्स को। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस गायब हो गया, लेट मी टेल यू यहाँ पे क्या आएगा है। तो यहाँ पे हम डिकम्पोजर की बात कर रहे थे कि, तो डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया एंड फंजाइज, ठीक है, ये ब्रेक डाउन कर देंगे डेड मैटर को एंड रिलीज करेंगे CO2 बैक टू द एटमॉस्फेयर बिया रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड रिलीज कर देंगे CO2 बिया बैक टू एटमॉस्फेयर बिया रेस्पिरेशन। मतलब अब ये CO2 कहाँ चली गई, दोबारा कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है कार्बन साइकिल का, दैट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पायर करते हैं ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी एंड CO2, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिस्पायर करते हैं ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी एंड CO2। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशंस आपको अपने एग्जाम में यूज़ करके आनी है। जैसे कि ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, और तो इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में स्टोर्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और किसके, यानी ऑक्सीजन के साथ तोड़ते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को किसके साथ तोड़ते हैं, ऑक्सीजन के साथ तोड़ते हैं, और साथ में हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, CO2 एंड वाटर जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। दिस इज रेस्पिरेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है ओशियनिक कार्बन एक्सचेंज, ठीक है। ओशियनिक कार्बन एक्सचेंज में हम देखते हैं, देखिए ओशियन जो है वो एब्जॉर्ब करती है CO2 बाई डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर से, एंड ये जो CO2 होते हैं वो डिजॉल्व करते हैं, ओके, एंड ये जो CO2 होते हैं वो डिजॉल्व इन सी वाटर फॉर्मिंग, यानी कि जो CO2 है वो डिजॉल्व होती है सी वाटर में, क्या फॉर्म करने के लिए, एक तो कार्बोनिक एसिड, दूसरा बाइकार्बोनेट आयंस एंड तीसरा कार्बोनेट आयंस, ठीक है। तो CO2 डिजॉल्व हो जाती है सी वाटर में, ये तीन फॉर्म करने के लिए, ये तीन फॉर्म कर देती है सी वाटर में, ठीक है। मेराइन ऑर्गेनिज्म लाइक कोरल्स एंड शेलफिश यूज करते हैं कार्बोनेट आयंस को क्या बनाने के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट शेल। अब आपने देखा ही होगा, आपने इस बारे में तो सुना ही होगा कि जैसे टर्टॉइज हो गया या बहुत से एनिमल्स होते हैं वो शेल वाली बॉडी में रहते हैं, तो उनके जो शेल होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो कार्बोनेट आयन से बने होते हैं, ठीक है। अभी कार्बोनेट आयंस कहाँ से आए, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस देखी, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो डेड मैराइन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम फॉर्म कर लेते हैं लाइमस्टोन, क्या फॉर्म कर लेते हैं, लाइमस्टोन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि कुछ डेड मैटर मिलियन ऑफ ईयर्स में फॉसिल फ्यूल्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब हमें पता है ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ठीक है। तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एंड फॉर्म कर लेते हैं कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन रिलीज, ठीक है, कार्बन रिलीज, ठीक है। तो कार्बन रिलीज कैसे होगा, कंबशन या डिकम्पोजिशन से, ठीक है। कार्बन रिलीज कैसे होगा, कंबशन एंड डिकम्पोजिशन से। तो कंबशन का क्या मतलब होता है, देखिए कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास रिलीज करती है CO2। अब कंबशन का मतलब क्या होता है, देखो कंबशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस जैसे वुड, कोल, पेट्रोल, गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे जब हम फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या वुड जलाते हैं, तो उनमें क्या, उनमें स्टोर्ड कार्बन, यानी कि उनके अंदर जो स्टोर कार्बन होती है वो बर्न होकर CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाता है, एंड ये प्रोसेस कार्बन साइकिल में एक्स्ट्रा CO2 ऐड करता है। आई होप आपको कंबशन का मतलब समझ में आया होगा। कंबशन का सिंपली मीन्स होता है किसी चीज़ का ऑक्सीजन के साथ जलना और हीट और लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, ठीक है। कंबशन का मतलब है किसी चीज़ का ऑक्सीजन के साथ जलना, हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे ये कंबशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी भी रिलीज करती है CO2। अब वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मैटर, वो भी जो है CO2 और मीथेन रिलीज करता है। जो डिकम्पोजिशन होता है डेड मैटर का, वहाँ से भी हमें CO2 एंड मीथेन मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे,
नेक्स्ट हमारे पास है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन होता क्या है, ठीक है। सेडिमेंटेशन मतलब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का मटेरियल समुंदर या लेक के सरफेस में डिपॉजिट हो जाता है एंड टाइम के साथ सेडिमेंट रॉक्स या ठीक है, जो सेडिमेंट रॉक्स होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सेडिमेंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो मेराइन सेडिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो मेराइन सेडिमेंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो क्या होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, जैसे लाइमस्टोन हो गया एंड डोलोमाइट हो गया, ठीक है। एंड कार्बन लॉक्ड होती है रॉक्स में, कैन बी रिलीज विया बैथरिंग और वॉल्केनिक एरप्शंस, ठीक है। यानी कि कार्बन जो लॉक्ड होती है रॉक्स में वो रिलीज हो सकती है या तो वेदरिंग या फिर कार्बनिक या तो वॉल्केनिक एरप्शंस। या वॉल्केनिक एरप्शंस क्या होता है, ये हम पीछे देख चुके आए हैं, पढ़ के आए हैं कि वॉल्केनिक एरप्शन क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारे पास स्टेप इन द कार्बन साइकिल के स्टेप इन द कार्बन साइकिल। तो अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन कार्बन साइकिल। हमने पूरी साइकिल पढ़ ली, अब ह्यूमन इम्पैक्ट्स क्या होता है कार्बन साइकिल पे, यानी कि कार्बन साइकिल का ह्यूमन पे क्या असर है। देखिए, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा जलाएंगे तो वो क्या होगा, वो इंक्रीज़ कर देगा एटमॉस्फेरिक CO2 को, क्योंकि इसलिए हमें पता है ना, जब हम कम्बशन पता है ना कि जब हम कुछ जला रहे हैं तो उसमें से भी CO2 रिलीज़ हो रही है, जो वुड हो गए, जो कोल हो गया, ठीक है, उसमें भी इस कार्बन जो है वो स्टोर होती है ना। तो जब हम उसको जला रहे हैं तो वो CO2 रिलीज़ कर रहा है। अब वो CO2 कहाँ जा रहा है, वो ऑफकोर्स एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो वो इंक्रीज़ करेगा एटमॉस्फेरिक CO2 में, जो कि क्या कॉज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग। ऑफकोर्स वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा। दूसरा हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब अगर रिड्यूस CO2 एब्जॉर्प्शन बाई प्लांट्स, रिड्यूस CO2 एब्जॉर्प्शन बाई प्लांट्स, ठीक है। अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे, अगर भाई पेड़ बहुत ज़्यादा काटेंगे तो क्या होगा भाई, प्लांट CO2 का एब्जॉर्प्शन कम कर देगा ना, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या होता है, सीमेंट प्रोडक्शन रिलीज CO2, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, यानी कि जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है वो भी रिलीज करता है CO2, ठीक है। ओशियन एसिडिफिकेशन, ये भी इंक्रीज करता है CO2 एंड कम कर देता है ओशियन pH को एंड इफेक्ट करता है मेराइन लाइफ को। तो ये इफेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बन साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, ठीक है। मेंटेन करता है क्लाइमेट स्टेबिलिटी को, दूसरा है इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूस सप्लाई फॉर कार्बन फॉर लाइफ प्रोसेस, तीसरा है बैलेंस ग्रीन हाउस गैसेस टू प्रिवेंट एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज, यानी कि बैलेंस करता है ग्रीन हाउस गैसेस को, ज़्यादा मतलब ये कंट्रोल करता है कि ज़्यादा क्लाइमेट चेंज ना हो, ठीक है। फॉर टुडेज़ वीडियो अगेन हम आपका कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि आपने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया भी कि नहीं। तो पहला हमारे पास है क्वेश्चन, दैट इज़ कार्बन प्राइमरली एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में, किसकी फॉर्म में, ठीक है। आपको इसका आंसर कहाँ बताना है, ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में। एंड दूसरा है विच प्रोसेस रिमूव्स कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि कौन सी प्रोसेस जो है कार्बन को रिमूव कर देती है एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कार्बन मूव करता है फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स मेनली थ्रू, यानी कि प्लांट्स से एनिमल्स में कार्बन कैसे पहुंचता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस पता है तो ऑफकोर्स आपने कहीं ना कहीं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, आपको समझ में आ गया है टॉपिक। तो यस, ये था आज की वीडियो, यहीं पे समाप्त होती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। एंड आज हमने सीखा कि कार्बन कैसे नेचर में ट्रैवल करता है प्लांट्स, एनिमल्स, एयर और रॉक्स के थ्रू। याद रखो कार्बन साइकिल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी छोटी छोटी एक्शंस इसके बैलेंस को इफेक्ट कर सकती हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।